नमस्कार, आप सभी का एबी प्लस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करने जा रहे हैं सऊदी 2030 विजन के बारे में। सऊदी 2030 विजन एक ऐसा दस्तावेज है जो अरब की दुनिया के साथ साथ सऊदी अरब पूरे विश्व के लिए एक व्यापक परिवर्तन अपनाने की रणनीति अपना रहा है। और सऊदी 2030 विजन हाल ही में चर्चा में इसलिए भी है कि इन बेहतरीन परिवर्तन के जो प्रयास सऊदी में किए जा रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा प्रयास ये किया गया है कि भारतीय संस्कृति को अब सऊदी की संस्कृति से जोड़ा जाएगा। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने हाल ही में निर्णय लिया है कि सऊदी विजन 2030 के तहत रामायण, महाभारत और योग जैसी शिक्षा को सऊदी की शिक्षा में शामिल किया जाएगा। इन सभी निर्णयों के साथ में सऊदी विजन 2030 चर्चा में है। आज इस सऊदी विजन 2030 के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इस सऊदी अरब के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को लेकर एक व्यापक रणनीति है जो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान बिन का ये एक सपना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 2016 में उन्होंने शुरू किया था। हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण में ये कितना महत्वपूर्ण है और सऊदी की सरकार में इतने व्यापक परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में चर्चा का केंद्र इसलिए नहीं है कि किसी राष्ट्र के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं, अपितु एक रूढ़िवादी राष्ट्र के द्वारा इस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक जो इस्लाम की कट्टरपंथी पर आधारित हो, यदि वो इस तरीके के सांस्कृतिक संबंधों के लिए रामायण और महाभारत जैसे या अन्य धर्मों के प्रति अपना झुकाव कर रहा है तो इन सब के पीछे कारण क्या है। एक डिटेल रिपोर्ट में अब हम लोग देखते हैं कि सऊदी विजन 2030 क्या है। जब सऊदी विजन 2030 की बात की जाएगी तो सऊदी विजन एक दस्तावेज है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान बिन के द्वारा तैयार किया गया है। उनके द्वारा सऊदी अरब के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण में इसको अपनाया गया है। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक विश्व का सबसे खूबसूरत राष्ट्र के रूप में सऊदी को उभारा जाएगा। और सऊदी विजन 2030 जो है वो 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला जो प्रमुख उद्देश्य है कि 2030 तक सऊदी अरब को अरब की दुनिया का एक बेहतरीन राष्ट्र बनाना है, और क्राउन प्रिंस की भाषा में कहूं तो सऊदी अरब को हार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड बनाना है। इसके साथ इस्लामिक राष्ट्रों में सऊदी अपने वर्चस्व को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से कायम करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही के कुछ वर्षों में सऊदी ईरान के साथ तनाव के पूर्ण मुद्दों में घिरा हुआ है। यमन, कतर जैसे मुद्दों पर सऊदी और इन राष्ट्रों के बीच में तनाव है, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस इन सभी तनावों को दूर करते हुए ये पूरे अरब दुनिया में और इस्लामिक दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। तो सऊदी विजन 2030 का पहला स्तंभ यही है कि किस प्रकार से अरब की दुनिया और इस्लाम की दुनिया में सऊदी अरब अपनी इस खोई हुई छवि को या एक तरीके से रूढ़िवादी छवि को, आक्रामक छवि को किस प्रकार से एक बेहतरीन दोस्ती के रूप में उभारे। दूसरा प्रमुख स्तंभ यह है कि ये लोग अपनी इकोनॉमी को इतना डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इस राष्ट्र में आए, और इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए ये लोग इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं। एक तेल पर जो निर्भरता इनकी बनी हुई है उस निर्भरता को समाप्त कर ये राजस्व के अन्य स्रोतों पर काम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो रिवेन्यू के अदर सोर्सेज के लिए भी विजन 2030 अपनाया गया है। इन सभी के साथ देखा जाए तो जो भौगोलिक स्थिति सऊदी अरब की बनी हुई है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दुनिया के पश्चिम और पूर्व को जोड़ने का काम करती है। ऐसे में सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, यानी जो भौगोलिक परिस्थिति दुनिया के नक्शे में है, उससे हमें दुनिया में ग्लोबल कनेक्टिंग स्टेट के रूप में बनना है, यानी विश्व को जोड़ने वाला राष्ट्र बनना है। खास कर 3 द्वीपों को, 3 महाद्वीपों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यानी कनेक्टिविटी पॉइंट बनना चाहता है। जब हम इन रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर निर्भर है। ऐसे में सऊदी के क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि अब जो तेल की निर्भरता है उसको समाप्त किया जाए और अन्य संसाधनों पर या अदर सोर्सेज पर भी मूव किया जाए। इसके अलावा अमेरिका से निरंतर हथियार खरीदना सऊदी का एक बहुत बड़ा रक्षा बजट है। पर जब हम लोग सऊदी की बात करेंगे तो सऊदी अपनी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कठोर दंड की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। 18 साल से कम आयु के लोगों को, अपराधियों को फांसी की सजा नहीं देने का निर्णय लिया है। पहली बार महिलाओं को यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की अनुमति दी गई है, अनेक तरीके के पासपोर्ट और इस तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। तो मानवाधिकारों को लेकर भी अपने रणनीति को परिवर्तित करने की कोशिश सऊदी की क्राउन प्रिंस और सऊदी की सरकार कर रही है। मानवाधिकारों के साथ साथ सऊदी की सरकार अपने इन सभी हितों को सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्व में जो मानवाधिकारों को लेकर उनकी छवि है, खास कर जमाल खशोगी की हत्या के बाद में जो पूरी दुनिया में उनकी आलोचनाएं हुई,
उस आलोचना के बाद में वो अपनी छवि को सुधारने के लिए इस तरीके के सामाजिक और आर्थिक सुधार अपना रहा है। 2016 में ये सपना लिया गया और 16 से लेकर 2030 तक इन 14 से 15 वर्षों में लक्ष्य रखा गया है कि सऊदी को एक ऐसा स्थल बनाया जाएगा जिसमें सऊदी के हर परिवार को घर मिलेगा, सामाजिक तौर पर सभी लोगों में एक समानता और एक गरिमापूर्ण जीवन जैसी स्थिति को उत्पन्न किया जाएगा। ये सब वो सपने हैं जो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने लिए हैं। अब खेल ये है कि चर्चा में क्यों है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हमें सऊदी के बैकग्राउंड को समझने की आवश्यकता है। जब हम लोग सबसे पहले सऊदी की बात करेंगे तो सऊदी एक ताकतवर राष्ट्र है, सैन्य तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। सऊदी अरब हमेशा तेल पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को निर्भर रखता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सऊदी अरब का तेल दुनिया के अंदर इतना वर्चस्व कायम नहीं कर पा रहा है या उनके लिए राजस्व का स्रोत नहीं बन पा रहा है। 2017 में पहली बार सऊदी अरब मंदी के दौर से गुजरा, जो इनके इतिहास में पहली बार हुआ। कारण था कि केवल तेल पर निर्भरता को बनाए रखना। तो जो सऊदी की सरकार है वो हमेशा अमेरिका समर्थक रही है और इस्लाम की दुनिया जो है वो पश्चिम और अमेरिका विरोधी है। ऐसे में इस्लाम में अपनी छवि को लेकर भी सऊदी चर्चा में रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस्लाम की दुनिया का एक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करने का आरोप भी सऊदी पर है। इसके साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र कतर और यमन के अंदर आंतरिक संकट को बढ़ाने का आरोप भी सऊदी पर है। जमाल खुशोजी की हत्या के बाद दुनिया में मानवाधिकारों के हनन जैसे मुद्दे और सऊदी विश्व का आखिरी राष्ट्र बना है, क्योंकि इससे पहले विश्व के सभी राष्ट्र चाहे वो तानाशाह हों, उन सभी राष्ट्रों में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति थी, पर सऊदी एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जहां ये अनुमति नहीं थी। ऐसे में मानवाधिकारों को लेकर भी सऊदी की छवि कुछ सकारात्मक नहीं थी। इन सभी को देखते हुए क्राउन प्रिंस अब सऊदी को एक अलग नजरिए से दुनिया में दिखाना चाहते हैं। पहले हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं कि किन कारणों की वजह से ये सुधार अपनाए गए हैं। सबसे बड़ा कारण जो है सऊदी के क्राउन प्रिंस के द्वारा ये ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के जो निर्णय लिए गए हैं, इसके पीछे उनका प्रमुख कारण है कि सऊदी अरब के अंदर पहली बार वैश्विक मंदी का दौर देखने को मिला। 2017 में उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो -0.7% थी। इसका प्रमुख कारण था केवल तेल पर निर्भर होना। ऐसे में विश्व के बाजार में तेल की अनेक विकल्प खुलने के साथ साथ सऊदी के अंदर जो बढ़ रही कीमतें थी वो प्रमुख कारण बनी, उत्पादन की लागत प्रमुख कारण बनी। तो सऊदी की सरकार ने इस तेल की निर्भरता को कम करने के लिए और इसके साथ साथ इस मंदी के दौर से बाहर निकलने के लिए विजन 2030 को अपनाया है, जिसके अनुसार सऊदी को एक ऐसा निवेश स्थल बनाया जाएगा जिसमें दुनिया के अनेक लोग निवेश करने में सक्षम रहेंगे। इस निवेश को आकर्षित करने का तात्पर्य है कि विदेशी निवेशकों को इस राष्ट्र में प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए सऊदी की जो छवि है वो रूढ़िवादी है, इस्लामिक कट्टरपंथी की है, उस छवि को कम करना पड़ेगा और सऊदी अपने एक सकारात्मक दृष्टिकोण में दुनिया में दर्शाना चाहता है कि हम एक ऐसे स्थल है जो कल्चरली टॉलरेंस रखते हैं, हम लोग कट्टरपंथी को एकदम समाप्त कर रहे हैं, इस्लामिक जो पूरे दुनिया के अंदर फंडामेंटलिज्म डेवलप हो रहा है उसको समाप्त कर सऊदी एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में सऊदी के क्राउन प्रिंस ने यह निर्णय लिया कि अगर दुनिया के निवेशकों को इस राष्ट्र में आकर्षित करना है तो हमें इस रूढ़िवादी सोच को छोड़कर दुनिया की संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। रामायण, महाभारत और योग जैसी परिस्थितियों को अपनी शिक्षा में शामिल करना, इसी दृष्टिकोण में देखा जा रहा है कि सऊदी दुनिया में जो इस्लामिक फोबिया नामक जो बीमारी एक तरीके से चल रही है, ये शब्द मैं इसलिए काम ले रहा हूं कि सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान बिन ने ओआईसी के सम्मेलन में दुनिया को इस्लामिक फोबिया से बाहर निकलने की बात कही। उन्होंने कहा कि संपूर्ण दुनिया में इस्लाम को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, खास कर पश्चिमी राष्ट्रों में या जो बड़े निवेशक हैं। उनका मानना है कि इस्लाम एक कट्टरपंथी के दौर पर विकसित हो रहा है और इस्लाम चुनौती भी बन रहा है। हालांकि वो स्वीकार करते हैं कि कुछ राष्ट्रों की कट्टरपंथी की वजह से पूरे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में उस इस्लामिक फोबिया की जो दुनिया की बीमारी है उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन बने जो हर तरीके के रिलीजन को टॉलरेट करने में सक्षम हो। वैसे भी इस्लामिक दुनिया की दो बड़े हिस्टोरिकल जो उनके धार्मिक स्थल हैं, मक्का मदीना, वो सऊदी से संबंध रखते हैं। ऐसे में सऊदी चाहता है कि पूरे इस्लाम की दुनिया का यदि धार्मिक केंद्र मैं हूं तो इस प्रकार की छवि बनाई जाए ताकि सांस्कृतिक तौर पर इस्लाम की छवि भी सुधरे और इस्लाम एक ऐसा रिलीजन बने जो हर तरीके की संस्कृति को स्वीकार करने में सक्षम रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि दुनिया के जो बड़े निवेशक होंगे, दुनिया में आर्थिक संबंध, क्योंकि हर राष्ट्र की संस्कृति अलग है। यदि आप रूढ़िवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, तो ऐसे में एक सेकुलर स्टेट के साथ रिलेशन बनाना मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की इस रूढ़िवादी या कट्टरपंथी छवि को कम कर टॉलरेंस की एक पावर डेवलप की जाए। दुनिया में हर संस्कृति को एकजुट होकर, हर धर्म के साथ इस्लाम अपनी एकजुटता दिखाए। तो इनके लिए सबसे बड़ा कारण है आर्थिक। इससे निवेश बढ़ेगा
उन राष्ट्र दुनिया में अनेक राष्ट्रों से सहयोग बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इस्लाम और अरब की दुनिया में अभी अस्थिरता चल रही है, वो अस्थिरता समाप्त होना शुरू होगी, क्योंकि अस्थिरता का प्रमुख कारण केवल धर्म की कट्टरपंथी, जातीय हिंसा प्रमुख कारण बना हुआ है। सिया सुन्नी विवाद हो चाहिए या मुस्लिम और पश्चिमी राष्ट्रों का विवाद हो। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है कि अरब की दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, और अरब की दुनिया इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में कह दीजिए, या ईरान और तुर्की की विदेश नीतियों की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथी डेवलप हो रही है। वहीं सऊदी अपने हितों को हमेशा सिक्योर करने के लिए, चाहे वो अपना राज शासन हो या फिर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन वहां शुरू ना हो, इसलिए सऊदी ने निरंतर कोशिश की है कि किसी भी तरीके से ईरान और जो तुर्की है वो अपनी इस्लामिक कट्टरपंथियों की नीतियों में सफल ना हो। मजबूरन सऊदी को अमेरिका जैसे राष्ट्रों का सहयोग लेना पड़ा, और इसी वजह से पूरे इस्लाम की दुनिया में सऊदी के खिलाफ भी छवि है। हालांकि सऊदी की ताकत होने की वजह से दुनिया के कुछ राष्ट्र खुलकर नहीं बोल पाए, लेकिन हाल ही के वर्षों में अल जजीरा, जो कतर आधारित एक न्यूज चैनल है, उसकी रिपोर्टिंग के बाद में कतर की सरकार, क्योंकि कतर की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड न्यूज चैनल है, कतर पहला राष्ट्र बना जिसने चुनौती देना शुरू कर दिया सऊदी को इस अरब दुनिया में ही। तो ये अरब की दुनिया में सऊदी की शक्ति है जो कमजोर पड़ने लगी, और कमजोर शक्ति को देखते हुए सऊदी की सरकार ने निर्णय लिया कि हमें इस अमेरिका का अब एक तरफा समर्थन जो हम करते हैं, इसको, इस छवि को सुधारना होगा। अरब की दुनिया में जो पिछले 20 सालों से छवि हम खो चुके हैं कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद फिलिस्तीन के हितों को सुरक्षित नहीं कर पाए, उस छवि को सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए दो विकल्प है कि दुनिया में इजराइल और अरब राष्ट्रों की दोस्ती बढ़े, जो सऊदी कर रहा है। हाल ही में यूएई और बहरीन की दोस्ती बढ़वाई गई है सऊदी के द्वारा। दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया में और अरब की दुनिया में कट्टरपंथी की सोच को कम किया जाए, और सऊदी एक उदारवादी राष्ट्र की छवि बनाकर पूरे इस्लामिक दुनिया को फिर से एकजुट करना चाहता है। इसके अलावा जब हम लोग प्रमुख कारण की बात करेंगे, तो जितनी ज्यादा ये कट्टरपंथी समाप्त होगी, या ये कहें कि इस्लामिक फोबिया जो वास्तव में दुनिया में चल रहा है, यदि ये खत्म होगा, उतना ही नेतृत्व मजबूत सऊदी का होगा, क्योंकि सऊदी का डिफेंस बजट, सऊदी का सोशल बजट और सऊदी की जो एक तरीके की ग्लोबल पावर है, वो ईरान और तुर्की जो उसके एक तरीके के विकल्प, संभावित विकल्प हैं, उनसे बहुत अधिक आगे है। ऐसे में यदि सऊदी दुनिया में वास्तव में अरब की दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है, इस्लाम का नेता बने रहना चाहता है, और दुनिया में एक डोमिनेटिंग स्टेट के रूप में उभरना चाहता है, तो उसे ईरान और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को रोकना होगा, और वो तभी संभव होगा जब इस्लामिक कट्टरपंथी जैसी भावना इस अरब दुनिया से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सऊदी परिवार पर भी बहुत बड़ी मजबूरी है कि सऊदी में राजतंत्र बना हुआ है, और पूरे अरब की दुनिया में अरब स्प्रिंग नामक आंदोलन चलकर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। बहुत से राष्ट्रों में संघर्ष आज भी चल रहा है। यमन अभी हाल ही का उदाहरण है, सीरिया में संकट चल रहा है। इन सब चीजों को जब देखा जाएगा तो भविष्य में सऊदी के लिए भी अब ये कहीं ना कहीं अमेरिका के जो बाइडेन की सरकार आने के बाद में, या अमेरिका की बदली हुई नीतियों के बाद में, सऊदी के परिवार पर भी बहुत बड़ा दबाव होगा कि वो राजतंत्र को समाप्त करें। ऐसे में सऊदी की सरकार डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहती है, लोकतंत्र को अपनाना चाहती है, लेकिन नरम रवैये से लोगों को स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अधिकार देकर अपनी छवि को सुधारते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों को एक अपना लोकतंत्र के प्रति ही खींच रही है, या अपने शासन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों में स्थापित कर रही है। क्योंकि विजन 2030 की बात करेंगे तो सऊदी की सरकार ने दो और अन्य निर्णय लिए हैं कि हथियार जो आज तक अमेरिका से खरीदते थे, अब अमेरिका की बजाय सऊदी में डेवलप होंगे। इसके अलावा पहली बार सऊदी की सरकार ने सोशल एक्सपेंडिचर पर बल दिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस वहां के लोगों की जीवन शैली को सुधारने के लिए पैसा खर्च करेंगे, ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसके साथ सरकार की जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, यानी जो गवर्नेंस है, शासन प्रणाली है, उसमें जनता के सहयोग के अनुसार काम करने के लिए सुधार किए गए हैं। राजतंत्र अब जन सहयोग से चलना चाहता है, इस वजह से कि जनता उनके पक्ष में आ सके और जो दुनिया में डोमिनेटिंग छवि जो उनकी थी वो छवि सुधर सके। तो ये सऊदी परिवार को भी अगर लंबा शासन करना है तो उनकी मजबूरी है कि वो इस तरीके के सुधारों को जल्द स्वीकार कर ले, और समय रहते विश्व की ताकतें उनके साथ ना खेल पाए, इसके लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने एक और बेहतरीन निर्णय लिया है। इसके अलावा उस क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए, उस क्षेत्र में
शांति, क्योंकि जब सऊदी के क्राउन प्रिंस के विजन 2030 की बात की जाएगी तो उसमें एक अहम योगदान ये भी है कि हाल ही में सऊदी ने कतर के सामने, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सऊदी एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन सऊदी कतर के सामने झुक गया, कतर के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, यमन के अंदर से अपने युद्ध बंद कर सेनाओं की वापसी की घोषणा कर रहा है और यमन में शांति के प्रयास कर रहा है। पूरे इस्लामिक दुनिया में इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को शांत करने की कोशिश की जा रही है, तो सऊदी ने विजन 2030 इसी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपनाया है। कहीं ना कहीं ये दुनिया में केवल सऊदी के लिए नहीं, भारत जैसे राष्ट्र जो एक कल्चरल टॉलरेंस पर काम करते हैं उनके लिए भी एक अवसर के रूप में साबित होगा। इस तरीके के विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहिए AB+ TV।